हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमांड स्टेट्स वेयर कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे और अवॉइड इट। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मांग है जिसमें कहा है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को नापसंद करते हैं और उसको वो अवॉइड करने के लिए पे भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया है अनहोलसम डिमांड, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा दिया डिक्लाइनिंग डिमांड, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिया नेगेटिव डिमांड और ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दिया है लेटेंट डिमांड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड के अंदर कंज्यूमर प्रोडक्ट को डिसलाइक करता है और उसको अवॉइड करने के लिए पे भी कर सकता है। तो आइए हमारे पास कुछ कई तरह की डिमांड्स होती हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है हमारी नेगेटिव डिमांड। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया, नेगेटिव डिमांड के अंदर कंज्यूमर प्रोडक्ट को डिसलाइक करता है और उसको अवॉइड करने के लिए पे भी कर सकता है। एक होती है हमारी लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड वो डिमांड होती है जिसके अंदर जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो ऐसी डिमांड को हम लोग लेटेंट डिमांड कहते हैं। एक होती है हमारी डिक्लाइनिंग डिमांड। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो लगातार कम होती चली जाए तो ऐसी डिमांड को हम लोग डिक्लाइनिंग डिमांड कहते हैं। एक होती है हमारी इर्रेगुलर डिमांड। जब किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इर्रेगुलर या सीजनल बेसिस पे हो तो ऐसी डिमांड को हम लोग इर्रेगुलर डिमांड कहते हैं। एक होती है हमारी फुल डिमांड। फुल डिमांड के अंदर हमारा जो डिमांड और सप्लाई होता है वो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये है मार्केट में किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, अगर जितनी डिमांड है केवल उतनी ही सप्लाई हो रही है तो ऐसी डिमांड को हम लोग फुल डिमांड कहते हैं। एक होती है हमारी अनहोलसम डिमांड। जब कोई पर्सन किसी ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड करे जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल ना हो तो ऐसी डिमांड को हम लोग अनहोलसम डिमांड कहते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रॉड मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ब्रॉड मार्केटिंग इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा दिया है टास्क इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिया है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट और ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दिया है नेचुरल इन्वायरमेंट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स टास्क इन्वायरमेंट। टास्क इन्वायरमेंट हमारा ब्रॉड मार्केटिंग इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता है, ये हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट, इसी को हम लोग पार्शियल कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। एक होता है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा टास्क इन्वायरमेंट और एक होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। और माइक्रो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मैक्रो इन्वायरमेंट के कई पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, दूसरा है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तीसरा है हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, चौथा है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद आता है नेचुरल इन्वायरमेंट, फिर आता है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। और हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा हमारा ब्रॉड मार्केटिंग इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता है, तो ब्रॉड मार्केटिंग इन्वायरमेंट का हमारा पार्ट टास्क इन्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि ये हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। गाइस आपको यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट में कुछ आइटम्स दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में कुछ आइटम्स दिए गए हैं। तो आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए, हमारे पास चार टर्म्स दी हैं, इन चार टर्म्स का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम मैच आसानी से कर पाएंगे। एक हमारा होता है ब्रांड एलिमेंट। ब्रांड एलिमेंट के अंदर इसमें वो ट्रेड मार्केबल डिवाइसेस आते हैं जिससे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमारा जो पहले का मैच होगा, पहले का मैच हमारा होगा तीसरा, दोज ट्रेड मार्केबल डिवाइसेस दैट सर्व्स टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट द ब्रांड। मतलब इसके अंदर वो ट्रेड मार्केबल डिवाइसेस आते हैं जिसके द्वारा हम लोग किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं या और उसमें डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं। एक होता है हमारा ब्रांड लाइन। ब्रांड लाइन के अंदर वो सभी प्रोडक्ट आते हैं जो एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम के अंदर सेल किए जाते हैं। तो इस बेसिस पे इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा दूसरे का दूसरा।
all product original as well as line and category extension sold under a particular brand name। इसका मतलब यह है कि इसमें वो सभी प्रोडक्ट आते हैं जो एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम के अंदर सेल किए जाते हैं। तीसरा टर्म है हमारा ब्रांड पर्सनालिटी। ब्रांड पर्सनालिटी ये किसी ह्यूमन का वो स्पेसिफिक मिक्स होता है जो किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जुड़ा होता है। तो इस बेसिस पे इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा तीसरे का चौथा, द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ ह्यूमन ट्रेट दैट मे बी एट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर ब्रांड। और लास्ट में हमारा आता है ब्रांड प्रॉमिस। इसका मतलब ये होता है कि इसमें मार्केटियर अपने ब्रांड के थ्रू जो सर्विस कंज्यूमर तक पहुंचाने का वादा करता है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो इसके बेसिस पे चौथे का जो मैच होगा वो होगा पहला, द मार्केटियर विजन ऑफ व्हाट द ब्रांड मस्ट बी एंड डू फॉर द कंज्यूमर्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। गाइस आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। आपको इन दो स्टेटमेंट को कंसीडर करके यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं, इन कोड में से अपना करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो आइए एक एक करके हम लोग अपने स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट में दिया है, इन डेवलपिंग एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम मार्केटिंग मैनेजर मस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स बाय आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट एंड बायर मोटिव, जो कि बिल्कुल सही है। जब कोई मार्केटियर अपने एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम को क्रिएट करता है या बिल्डअप करता है तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो उसका होता है वो ये होता है कि बायर का मोटिव क्या है और उसका टारगेट मार्केट क्या है। इसी के बेसिस पे वो अपना एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम तैयार करता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरे स्टेटमेंट में हमारा बोला है, अ कंपनी में रन मल्टीपल एड कैंपेन एट द सेम टाइम ईच एम्फसाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट्स ब्रांड एंड सर्विस। दूसरे स्टेटमेंट में हमारा बोला है कि कोई कंपनी है वो अपने मल्टीपल एड कैंपेन को एक समय पे लॉन्च कर सकती है और वो जो उसका मल्टीपल एड कैंपेन है वो पर्टिकुलर सर्विस और ब्रांड के लिए अलग अलग हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस बेसिस पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द की कंस्टिट्यूएंट फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग डायमेंशंस। निम्नलिखित में से होलिस्टिक मार्केटिंग आयामों के प्रदर्शन विपणन के लिए प्रमुख घटक की पहचान कीजिए। गाइस आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, इसको कंसीडर करके अपना करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स बी डी ई एफ जो है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के की कंस्टिट्यूएंट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो बी में हमारा दिया है ब्रांड एंड कंज्यूमर इक्विटी, डी में हमारा दिया है एथिक्स, ई में हमारा दिया है इन्वायरमेंट और एफ में हमारा दिया है सेल्स रेवेन्यू। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हम लोग इन सभी कंपोनेंट्स को क्रिएट करके या इन सभी कंपोनेंट को कंसीडर करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। Which of one of the following explain the knowledge and courtesy of employees and there to convey trust and confidence? निम्नलिखित में से कौन से कर्मचारियों के ज्ञान और शिष्टाचार और उनके विश्वास को समझने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एम्पैथी, ऑप्शन नंबर 2 रिस्पॉन्सिवनेस, ऑप्शन नंबर 3 रिलायबिलिटी और ऑप्शन नंबर 4 एश्योरेंस। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स एश्योरेंस। एश्योरेंस के द्वारा हम लोग कर्मचारियों के ज्ञान और शिष्टाचार और उनके विश्वास को समझने के लिए यूज करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गाइस कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग एक मॉडल का यूज करते हैं जिसको हम लोग रैटर मॉडल के नाम से जानते हैं। रैटर मॉडल का जो फुल फॉर्म है, आर से होता है रिलायबिलिटी, ए से होता है एश्योरेंस, टी से होता है टेंजिबल्स, ई से होता है एम्पैथी और आर से होता है रिस्पॉन्सिवनेस। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी का मतलब समझेंगे। सबसे पहला है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है द एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस्ड सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली। आपने जो कस्टमर को प्रॉमिस किया है कि हम आपको इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो आपका यहाँ पे ये कर्तव्य बनता है कि आप उस सर्विस को उसी तरह एक्यूरेट वे में डिलीवर करें। तो ये हमारा होता है रिलायबिलिटी। एक होता है हमारा एश्योरेंस, जिसका मतलब होता है द नॉलेज एंड कर्टसी ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर एबिलिटी टू कन्वे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस।
एक होता है हमारा टेंजिबल्स, द अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल। इसके अंदर वो सभी चीजें आती हैं जो कोई सप्लायर अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है इन फिजिकल फॉर्म में, जैसे फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल। एक होता है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है द प्रोविजन ऑफ केयरिंग इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन टू द कस्टमर। जब कोई सप्लायर या सेलर अपने कस्टमर को इंडिविजुअल अटेंशन देता है और उसकी केयर करता है तो उसे हम लोग एम्पैथी कहते हैं। एक होता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है द विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर एंड टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस। इसके अंदर वो सभी चीजें आती हैं जिससे कंज्यूमर का बेनिफिट किया जा सके। जब कोई सेलर अपने कस्टमर को जो कस्टमर चाहता है वही सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, ताकि कस्टमर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जो वो चाहता है उसको वही चीज मिले। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द कंपनी सेल्स पर्सन कॉन्टैक्ट द कस्टमर्स from time to time with suggestion about improved use of the product or additional new range of the product, then it is called as। जब कंपनी के विक्रेता उत्पाद के बेहतर उपयोग या उत्पादों की अतिरिक्त नई रेंज के बारे में सुझाव के साथ समय समय पर ग्राहकों से संपर्क करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोएक्टिव मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर 2 रिएक्टिव मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर 3 अकाउंटिंग मार्केटिंग या फिर ऑप्शन नंबर 4 रिलेशनशिप मार्केटिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स प्रोएक्टिव मार्केटिंग। हमारे पास दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है हमारी प्रोएक्टिव मार्केटिंग और एक होती है हमारी रिएक्टिव मार्केटिंग। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है हमारी प्रोएक्टिव मार्केटिंग। प्रोएक्टिव मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जो प्रोडक्ट को सेल करने से पहले होती है, और एक होती है हमारी रिएक्टिव मार्केटिंग। रिएक्टिव मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जब कोई मार्केटियर अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल कर देता है और उसके बाद जो वो एक्टिविटी करता है उसे हम लोग रिएक्टिव मार्केटिंग कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग के कौन से 4 मेन कंपोनेंट हैं। गाइस आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन 4 ऑप्शन को कंसीडर करके अपना करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग हमारे होलिस्टिक मार्केटिंग के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया होलिस्टिक मार्केटिंग के 4 मेन कंपोनेंट हैं। एक है हमारा इंटरनल मार्केटिंग, एक हमारा सोशली और रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, एक हमारा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और एक हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग। यहाँ सोशल और रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कहते हैं। इंटरनल मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट और अदर डिपार्टमेंट आते हैं। वहीं अगर हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की बात करें तो इसके अंदर कम्युनिकेशंस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और चैनल इंक्लूड किए जाते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर कस्टमर, चैनल और पार्टनर को इंक्लूड किए जाते हैं ताकि बेटर रिलेशन क्रिएट किए जा सके। और सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग जिसे हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कहते हैं, इसके अंदर हम लोग एथिक्स, एनवायरनमेंट, लीगल्स और कम्युनिटी को इंक्लूड करते हैं ताकि किसी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसे बेटर किया जा सके। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर अडॉप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट development by Everett M. Rogers, the first category of people to adopt a new product is called। Consumer adoption of new product model जो कि एवर्ट एम रॉजर्स द्वारा विकसित किया है, उसमें नए उत्पाद को अपनाने के लिए लोगों की पहली श्रेणी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्ली अडॉप्टर, ऑप्शन नंबर 2 इनिशियल अडॉप्टर, ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट यूजर या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनोवेटर्स। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स इनोवेटर्स। तो आइए हम लोग एवर्ट एम रॉजर्स द्वारा विकसित किए गए मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम लोग डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहते हैं। गाइस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल के अंदर हमारे पास 5 तरह की कैटेगरी होती है, जिसमें से पहली है हमारी इनोवेटर्स जो कि 2.5% की है। दूसरी होती है हमारी अर्ली अडॉप्टर्स जिसका परसेंटेज हमारा 13.5 होता है। फिर आती है हमारी अर्ली मेजॉरिटी जिसका परसेंट होता है 34%। उसके बाद आती है हमारी लेट मेजॉरिटी, इसका भी परसेंट 34% होता है।
और लास्ट में जो कैटेगरी आती है उसे हम लोग लैगार्ड्स कहते हैं। ये ओवरऑल मार्केट का 16% एरिया कवर करते हैं। तो आइए हमारे पास ये 5 टर्म्स हैं, इन पांचों टर्म्स का हम लोग मतलब समझ लेते हैं। जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसे सबसे पहले जो परचेज करता है उसे हम लोग इनोवेटर्स कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अर्ली अडॉप्टर्स। ये किसी के लिए ओपिनियन बनाते हैं, इनके ऊपर प्राइस के कम होने या ज्यादा होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये केवल प्रोडक्ट को तभी परचेज करते हैं जब वो प्रोडक्ट उनके पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एक होता है हमारा अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी वो होते हैं जो अर्ली अडॉप्टर्स के फीडबैक का वेट करते हैं और जब प्रोडक्ट इनके लिए बेनिफिशियल होता है तभी इनको परचेज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है लेट मेजॉरिटी। ये वो पर्सन होते हैं जो दुविधा में रहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए या नहीं। एक होते हैं हमारे लैगार्ड्स। ये ट्रेडिशनल बाउंड होते हैं, यानी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने से इनकी जो चॉइस है उस पर किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। ये मार्केट का 16% एरिया कवर करते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अ मार्केटिंग प्लान इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट, नेमली। मार्केटिंग प्लान में कौन से 3 कंपोनेंट इंक्लूड किए जाते हैं? गाइस आपको यहाँ पे कई तरह के कंपोनेंट दिए गए हैं, आपको इनको कंसीडर करके अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 1, 2, 3 हमारा मार्केटिंग प्लान का कंपोनेंट होता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज और प्रोग्राम को हम मार्केटिंग प्लान के कंपोनेंट के रूप में देखते हैं। तो आइए हम लोग मार्केटिंग प्लान क्या होता है इसको देख लेते हैं और उसके कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्केटिंग प्लान इज अ कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस अ कंपनीज ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट। मार्केटिंग प्लान एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनीज की ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट को शो करता है। इट इज अ ब्लूप्रिंट दैट आउटलाइंस हाउ अ कंपनी विल इम्प्लीमेंट इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो कि ये शो करता है कि कोई कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को कैसे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग सेल्स टारगेट और कस्टमर एक्विजिशन। यहाँ पे गाइस मार्केटिंग प्लान के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके कोई कंपनी अपना मार्केटिंग प्लान क्रिएट करती है, जिसमें से पहला है हमारा सिचुएशन जिसे हम लोग स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। दूसरा हमारा है ऑब्जेक्टिव। तीसरा होता है हमारा स्ट्रेटजी। चौथा होता है हमारा एक्शन प्लान। पांचवा होता है हमारा फोरकास्टिंग और छठा होता है हमारा कंट्रोल। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके कोई कंपनी अपना मार्केटिंग प्लान क्रिएट कर सकती है। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।